गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इतने सारे टॉपिक्स एंजॉय किए होंगे होपफुली, और जो भी आपको क्वेरीज़ हों वो आप, मेरा मोबाइल नंबर आपको डिस्प्लेड ही है, वो आप उस पर चाहे तो सेंड कर सकते हैं, और कोई लंबी बात हो तो अपन कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन कभी भी कॉल करना हो तो आफ्टर 9 o'clock इन इवनिंग, ठीक है। नंबर आपके पास है ही सही, तो कुछ भी डिस्कशन करना हो, किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग डाउट हो, क्योंकि हम लोग ब्लॉक केमिस्ट्री इतना बड़ा टॉपिक है, सब कुछ तो नहीं कवर कर सकते, लेकिन जो जो हम आपको रिवीजन पर्पस के लिए कवर करना चाहते हैं उसके लिए हम एक कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ विल स्टार्ट ब्लॉक केमिस्ट्री एंड सबसे पहले हम लोग डी ब्लॉक पढ़ लेंगे, ठीक है। तो डी ब्लॉक में देखें पहले, तो फर्स्ट पॉइंट इसमें है डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट पॉइंट इज डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक एलिमेंट, जैसे हमें मालूम है कि आपने प्योरिटी प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय एंट्री ऑफ डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन इन डी सब शेल। डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन इज लास्ट इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू ऑफ बाउ फिलिंग। तो ऑफ बाउ फिलिंग के अकॉर्डिंग जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ जाएगा, जिस शेल में जाएगा, उसी से में उसका नाम होता है। इसी से अपने पास एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, ये सब आप पढ़ चुके हैं। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लोग क्या लिखते हैं, n-1 बोलो d 1 to 10, ns बोलो क्या लिखेंगे जनरली 1 to 2, दिस इज जनरल। और यहाँ पे सम इनर्ट गैस, कुछ इस तरह से, दिस इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो ये है अपना डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर प्रेजेंस है, तो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, दिस इज योर डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, n-1 d 1 to 10, ns 1 to 2, दिस इज वी हैव व्हाट डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, डी सब शेल में है। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो देख लें, जैसे कि हमारे पास अब इसी में एक हम लोग, दिस इज डी ब्लॉक एलिमेंट, और एक वर्ड हम लोग यूज करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दी एलिमेंट्स having partly filled या partially filled d subshell either in elemental form or in some combined form, either in elemental form or in some combined form, ठीक है। या किसी कंपाउंड के अंदर, या हो कंपाउंड के अंदर कन्फिगरेशन देखें या उसके एलिमेंटल स्टेट में देखें, तो पार्शली फिल्ड डी सब शेल होना चाहिए। कुल मिला के कहने का मतलब है कि एलिमेंट या उसका कोई कंपाउंड, इट कैन शो पैरामैग्नेटिक एज वेल एज डाईमैग्नेटिज्म, वो पैरामैग्नेटिज्म भी दिखा सके और डाईमैग्नेटिज्म, यानी दोनों मैग्नेटिक बिहेवियर वो शो कर सके, चाहे वो अपनी एलिमेंटल स्टेट में हो या चाहे किसी कंबाइंड स्टेट में हो। उसके पास ऐसा ऑक्सीडेशन नंबर हो जिससे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें तो पार्शली फिल्ड आ जाए। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इसलिए हम लोग एक लाइन कभी कभी बोलते हैं कि ऐसे बोलेंगे इसको, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स are D block elements, but all D block elements are not transition element, okay। ये तो देखिए, जैसे अब ट्रांजिशन एलिमेंट आपको पता है पीरियोडिक टेबल में कहाँ है, पीरियोडिक टेबल में एस और पी ब्लॉक के बीच में है, और इस तरह से ये 4 पार्ट में, ठीक है। दिस इज डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको, कि एलिमेंट्स भरेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे स्कैंडियम,
टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, आयरन, Mn, फिर Mn के बाद क्या आएगा, सॉरी, Mn, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, इस तरह से, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। सिमिलरली हमारे पास सेकंड ट्रांजिशन फ्रॉम इट्रीवियम टू कैडमियम, यहाँ पे एंट्री आती है कैडमियम की। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट फ्रॉम लेंथनम, और इसके 14 एलिमेंट्स इसके अंदर जो हैं, और एंडिंग एट व्हाट, मरकरी। दिस स्टार्ट फ्रॉम एक्टिनियम एंड सो अदर एलिमेंट जो न्यूली डिस्कवर्ड है, वो यहाँ पे सारे के सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये न्यूली डिस्कवर्ड जो ग्रो कर रही, दिस इज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड एंड फोर्थ। तो इसमें एक खास बात ये है कि ये जो जिंक, कैडमियम, मरकरी और ये जो भी एलिमेंट हैं, इसका कन्फिगुरेशन जिंक का जैसे देखें तो 3D जिंक के बारे में देखें तो वी कैन राइट आर्गन 3D10 4s2। तो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, Zn2+, Zn2+ क्या होगा, आर्गन 3D10। देखो यहाँ भी फील्ड है और यहाँ भी फील्ड है, यानी यहाँ भी डाईमैग्नेटिक है और यहाँ भी डाईमैग्नेटिक है। ये जीवन में कभी पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, चाहे जिंक अपनी एलिमेंटल स्टेट, चाहे जिंक अपनी कंबाइंड स्टेट। और D10 होने से स्टेबल हो गया। जिंक 3+ डज नॉट एग्जिस्ट, यानी ये अपने पूरे जीवन डाईमैग्नेटिक रहेगा, कभी भी इसका पार्शियली फिल्ड डी सबशेल आएगा ही नहीं। यही काम कैडमियम, यही मरकरी के साथ। कॉपर में अगर देखें तो कॉपर भी है 3D10 4s1। नाउ कॉपर, दिस इज पैरामैग्नेटिक, presence of one unpaired, but copper exists as +1 in 3D10 which is dimagnetic, and copper also exists in 3D2+ which is 3D9. Now again it is paramagnetic, it can show both magnetic behavior। तो both magnetic behavior कब शो कर पाएगा, जब partially filled d subshell होगा, और इस तरह से। so zinc, cadmium, mercury are what, d block elements। ये सारे के सारे d block element हैं। और ये वाला पार्ट देखें, अगर ये तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और अगर ये वाला पार्ट देखें तो ये वाला पार्ट यहां से लेकर कॉपर ग्रुप तक, ये वाला हिस्सा, ये है ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सो all d block elements are all transition elements are d block, but all d block elements are not transition element। तो ये स्टेटमेंट आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिएगा, इसमें मान लो ये बना लेते हैं, तो देखिए ये d block एलिमेंट है, लाइक स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। तो देखें इसे, इस तरह से है। तो व्हाट वी कैन राइट, इट्रीवियम यहाँ पे, लेंथनम यहाँ एक्टिनियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम, ठीक है, और टेंटलम यहाँ मोलिब्डेनम, टंगस्टन, टेक्नीशियम, रीनियम, और ये हो गया रुथेनियम, ऑस्मियम, रोहडियम, इरिडियम, पैलेडियम, प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। नाउ दिस इज डी ब्लॉक। तो इसमें ये तो खैर जो भी एलिमेंट्स हैं इनके बारे में अपन नहीं बात कर रहे हैं। इन एलिमेंट्स में एक बात अपने को ध्यान रखनी है कि जैसे अब हम ये ब्लॉक दिखा रहे हैं, like chromium has exceptional electronic configuration, chromium has exceptional
इवन कॉपर हैज एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। ये हाफ फील्ड का रूल और फुल फील्ड का रूल लगेगा। यहाँ पे अगर आप आ जाएं तो देखें ये सारे एलिमेंट, इसको छोड़ दें, ये नॉर्मल है, और ये पैलेडियम, और यहाँ पे देखें तो गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो इस तरह से इसको छोड़ दें, बीच में टेक्नीशियम को छोड़ दें। तो ये कॉपर, सिल्वर, गोल्ड तीनों ही हैं हाफ फील्ड, और इधर प्लेटिनम एंड दिस, इधर पैलेडियम, और ये सारे जो एलिमेंट्स आपको दिखा दे रहे हैं ये बड़े ही एक्सेप्शनल वाले हैं। और इन सब में जो है पैलेडियम और एक्सेप्शन, पैलेडियम इज फर्दर मोर एक्सेप्शन। पैलेडियम निकल ग्रुप का मेंबर है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जैसे निकल का क्या है 3d8 4s2, और पैलेडियम की बात करें तो क्या होना चाहिए था 4d8 5s2। दिस इज थ्योरेटिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि इसका कॉन्फ़िगरेशन है 4d10 5s0। दिस इज एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और वो भी इसलिए क्योंकि ये डाईमैग्नेटिक है। ये होता तो पैरामैग्नेटिक हो जाता। तो इसका डाईमैग्नेटिज्म एक्सप्लेन करने के लिए तो पैलेडियम हैज स्पेशल केस वेयर वी हैव 0। बाकी जितने टेक्नीशियम तो इट इज़ नॉट एक्सेप्शन, इसको क्रॉस कर दें, इट इज़ नॉट एक्सेप्शन, नॉर्मल है। तो बाकी सारे एलिमेंट जो इसके अलावा दिख रहे हैं दे आर द सिचुएशन वी हैव वेयर वी हैव NS1, यानी यहाँ NS1 की सिचुएशन है। इन सिस्टम्स में NS1 की सिचुएशन है। तो दीज आर द एलिमेंट हैविंग एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कभी पूछा जाए प्लेटिनम का तो निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, तो प्लेटिनम इज एन एक्सेप्शन, तो प्लेटिनम अपना एक्सेप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा अगर प्लेटिनम का कॉन्फ़िगरेशन कभी एग्जाम में आ जाए कि राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्लेटिनम, तो प्लेटिनम भी अपना एक्सेप्शन है, और गोल्ड भी है। तो प्लेटिनम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए था 5d8 6s2 होना चाहिए था। दिस इज थ्योरेटिकल, लेकिन प्लेटिनम है क्या 5d9 6s1। दिस इज एक्सपेरिमेंटल। ये बाकी सब तो 1 इलेक्ट्रॉन वाले हैं, अपने को 1 इलेक्ट्रॉन करना, बाकी जो भरेंगे d में भरेंगे। लेकिन पैलेडियम इज एक्सेप्शन ऑफ एक्सेप्शंस, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसलिए कभी कभी किसी बुक में वैसे तो यही लिखते हैं, लेकिन कभी कभी ये कॉन्फ़िगरेशन हम लोग थोड़ा चेंज कर देते हैं। ऐसे लिख देते हैं इनर्ट गैस n-1 d, बोलो 1 to 10 NS 0 to 2। ये 0 क्यों लिया गया है जस्ट टू कवर पैलेडियम, जस्ट टू कवर व्हाट पैलेडियम की 0 भी आ सकता है ओनली इन केस ऑफ पैलेडियम। तो ये है जनरल, दीज आर द एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक हैविंग एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक। तो आप ये ध्यान रखिएगा कभी एग्जाम में आ जाए तो इसको लिखा जाए कि सही क्या है, तो आप उसी ऑर्डर में मत लिख दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, दिख रहा है एक की जैसा बन गया है सिस्टम में, एक की जैसी कहानी बन गई है। इस तरह एक चाबी रखी हुई है पीरियोडिक टेबल में, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अब इसी में ही आगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड पॉइंट जो है, अब थोड़ा सा देखिएगा, और दूसरी प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स की है। इट इज वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर की प्रॉपर्टी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स अपनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखिएगा, लाइक स्कैंडियम इज व्हाट 3d1 4s, स्कैंडियम ओनली शोज +3, बट टाइटेनियम शोज, टाइटेनियम क्या हो जाएगा, टाइटेनियम इज
3d2 4s2, तो पहले इलेक्ट्रॉन s से लॉस होते हैं और फिर d से। स्कैंडियम ओनली +3 बिकॉज 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद इनर्ट गैस बन जाएगा। स्कैंडियम अगर आप लिखेंगे तो क्या आएगा, आर्गन 3d1 4s2, तो ये तीनों एक साथ ही लॉस करके इमीडिएटली इनर्ट गैस। बाकी औरों में मुश्किल पड़ती है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो टाइटेनियम की स्टेट जो आती है, इट इज़ फ्रॉम +2 प्लस यहाँ से लॉस कर s इलेक्ट्रॉन तो एक साथ लॉस होते हैं, +2 +3 +4 टाइटेनियम फॉर्म्स दिस। वेनेडियम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेनेडियम क्या हो जाएगा 3d3 यहाँ से +2 से लेकर +5। क्रोमियम +1 से स्टार्ट करेगा, +1 से लेकर +6। Mn +2 से लेकर +7 तक। आयरन जनरली +2 +3, आगे अभी पॉसिबल नहीं हुआ है। कोबाल्ट ओनली +2 एंड +3। निकल +2 +3 +4 तक गया है। कॉपर ओनली +1 एंड +2। जिंक ओनली +2। दीज आर दी वेरिएबल, और ऐसे ही कुछ इनके होते हैं नीचे वाले मेंबर्स के। तो नाउ एक बात, खास बात जो देखने वाली है इसमें, कि क्रोमियम और कॉपर ही हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, +1 से। बाकी सबका क्या स्टार्ट हो रहा है, +2 से स्टार्ट हो रहा है, दिखा है। इसी तरह लेंथिनाइड्स में भी जनरली +3, ये भी +3। मोस्ट कॉमन वैलेंसी ऑफ लेंथिनाइड एंड एक्टिनाइड इज व्हाट, +3 लाइक दिस। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी में भी हम लोग बोल सकते हैं +2। बाकी औरों में बोलने में दिक्कत है, जैसे ऑस्मियम आयरन ग्रुप का मेंबर है, और हमें मालूम है आयरन इज व्हाट, अगर आयरन का कन्फिगुरेशन देखें तो 3d6 4s2। ऑस्मियम क्या हो जाएगा, 5d6 6s2। तो ऑस्मियम कैन गो फ्रॉम, अगर ऑस्मियम की बात करें तो +2 से लेकर +8 तक जाता है। दिस ऑस्मियम इज द डेंसेस्ट एलिमेंट विच हैव्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट टिल डेट। यानी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट में या पूरा पीरियोडिक टेबल में ही बात करें तो इट इज़ व्हाट, +8। तो ये शो कर गया, आयरन नहीं कर पाया। ऐसे औरों की भी ऑक्सीडेशन नंबर है, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन स्कैंडियम की वेरिएबल नहीं है, बहुत ध्यान रखिएगा। स्कैंडियम की नहीं है और इनकी वेरिएबल नहीं है, ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह प्लेटिनम वेटिनम की भी स्टेट्स आ जाती हैं। तो ये है अपने पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर का। अब इसमें जो रीज़न है कि वाई वी दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर का रीज़न हम लोग क्या देंगे, ये न्यूक्लियस है, ये n-1d इलेक्ट्रॉन है और ये ns इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। नाउ इसमें n-1d इलेक्ट्रॉन की क्या है, वीक शील्डिंग है। वीक शील्डिंग होने से इलेक्ट्रॉन s से तो लॉस हो सकते हैं बिकॉज s इज वैलेंशियल, बट क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो हैं ही हैं, बट n-1d की वीक शील्डिंग होने के कारण ये सिचुएशन इस तरह से कन्वर्ट हो जाती है। इट इज़ जस्ट लाइक ये न्यूक्लियस है और ये है n-1d, तो ns इसके बिल्कुल क्लोज आ जाता है, सच दैट बोथ हैज व्हाट, दिस इज ns। तो नाउ ns एंड nd हैज कंपेरेबल एनर्जी, और इट इज ओनली बिकॉज ऑफ वीक शील्डिंग। ये थ्योरेटिकल स्टेट है, ऐसा होना चाहिए था, और ये एक्सपेरिमेंटल स्टेट है। इट इज ड्यू टू वीक शील्डिंग। वीक शील्डिंग के कारण ये ns n-1d ns क्लोज, तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी लॉस हो सकते हैं तो यहाँ से भी लॉस हो सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक रीजन व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। इट इज बिकॉज ऑफ कंपेरेबल एनर्जी ऑफ n-1d एंड ns इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ वीक शील्डिंग ऑफ n-1d इलेक्ट्रॉन। तो ये स्टेट है और ये इसका एक्सप्लेनेशन। थर्ड पॉइंट इसका देखें, जो डी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, थर्ड पॉइंट देखें, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर गुड कैटलिस्ट, ये आपको पता ही है कि दे शो फॉर्म वाइड रेंज ऑफ व्हाट, कैटलिस्ट। तो उसमें ध्यान रखिएगा, कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज attributed due to
weak shielding of n minus 1d electron or due to variable ऑक्सीडेशन नंबर, यानी बेसिक रीजन इसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर ही है। इसके कारण दे एक्ट एज व्हाट, गुड कैटलिस्ट। आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स आप इस बात को सपोर्ट करने के लिए दे सकते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाई डेंसिटी पॉलीथीन। आप लोगों को पता ही है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन में हम लोग क्या यूज करते हैं, TiCl4 प्लस AlC2H5। इस मिक्सचर को बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। आपने पॉलीमराइजेशन में पढ़ा होगा इसका मैकेनिज्म भी। तो एक ये हो गया लाइक विल्किंसन कैटलिस्ट, विल्किंसन्स कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट इज ट्राइफिनाइल फॉस्फीन rhodium chloride complex. This is called as Wilkinson's catalyst. ठीक है, it is used for, Wilkinson catalyst कहाँ यूज करते हैं? It is for what? It is a homogeneous catalyst for hydrogenation. Homogeneous catalyst for hydrogenation. ठीक है। बाकी आपको और भी पता है कि अदर कैटलिस्ट भी हमारे पास हैं जो यूज़ किए जाते हैं। लाइक हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, निकेल, प्लेटिनम, पैलिडियम, ये इनके कई सारे कंपाउंड्स भी हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट फॉर हाइड्रोजनेशन में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसी तरह प्लेटिनम डाइऑक्साइड भी आल्सो यूज होता है हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। और ऐसे ना जाने कितने अदर आप एग्जांपल दे सकते हैं। आयरन इज यूज्ड एज कैटलिस्ट और आयरन मोलिब्डेनम प्रमोटर, दिस इज यूज्ड इन हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस। और आपको मालूम है डाइवेंडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट इज यूज्ड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। वैसे बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ना जाने कितने एग्जाम्पल भरे पड़े हैं जहां आप ये शो कर सकते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर गुड कैटलिस्ट। और अब एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते हैं कि ये कैटलिटिक प्रॉपर्टी उनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, कभी एग्जाम में आए कि कैटलिटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज बिकॉज ऑफ देयर वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। एंड वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर क्यों है, बिकॉज ऑफ वीक शील्डिंग ऑफ n-1d इलेक्ट्रॉन। तो ये हम देखो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो देखो इसमें ध्यान से कि जैसे आप लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। लेट्स से दिस इज सम रिएक्शन, रिएक्टेंट गोज टू प्रोडक्ट, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट, लेट्स से आई एम कॉलिंग एज R हैश। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन हुई है। लेट्स से दिस इज विदाउट कैटलिस्ट, नो कैटलिस्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए, वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा विदाउट कैटलिस्ट, WOC स्टैंड फॉर विदाउट कैटलिस्ट। और हमें मालूम है, आपने पढ़ा होगा काइनेटिक्स में कि कोई प्रॉब्लम का कोई भी रिएक्शन कैसे होती है, R गोज टू व्हाट, R हैश। R हैश इज ट्रांजिशन स्टेट, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और ये R हैश ब्रेक करता है किसमें, प्रोडक्ट में। दिस इज हाउ रिएक्शन अकर्स। नाउ जब इसी रिएक्शन को कैटलिस्ट के साथ करेंगे हम,
मान लो इसी रिएक्शन को हमें कैटलिस्ट के साथ करना है, तो कैटलिस्ट के साथ ये रिएक्शन कैसे होगी, और ओवरऑल रिएक्शन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, R goes to what, P. दिस इज ओवरऑल रिएक्शन. नाउ अब हम अगर कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन करें तो ऐसे होगा, देखो R combines with a catalyst C and forms a new transition state. देखिए एक नई ट्रांजिशन स्टेट आएगी, what we call this as RC hash, a new transition state, and this RC hash decomposes to give P plus C. Again overall reaction is same. We write as we write it as R plus C gives P, again C is reverse. This is with catalyst, this is mechanism with catalyst. तो विद कैटलिस्ट देखो क्या होता है, बेसिकली क्या होता है हम आपको बताते हैं कि लेट्स से दिस इज अ ग्राफ विद कैटलिस्ट. नाउ दिस इज योर आरसी हैश, अ न्यू ट्रांजिशन स्टेट. सो हम लोग क्या बोलेंगे कि कैजुअली हम लोग कभी कभी बोल देते हैं कि कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी. वो तो ठीक है, ये लोअर हो गई एक्टिवेशन एनर्जी, वो तो प्रोमोटर है तो लोअर हो गई है, रिटार्डर है तो हायर हो जाएगी, एक डिफरेंट है. लेकिन बेसिक बात ये है कि कैटलिस्ट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट पाथ फॉर द रिएक्शन. रिएक्टेंट से प्रोडक्ट लाने का एक अल्टरनेट पाथ है, और जितनी आसानी से ट्रांजिशन स्टेट बनेगा उतनी आसानी से प्रोडक्ट बनेगा. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा. नाउ अब इसी आरसी हैश फॉर्मेशन में ये प्रॉपर्टी छुपी है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर. नाउ आरसी हैश इज ए कंपाउंड, तो कंपाउंड होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, इसी में वो प्रॉपर्टी छुपी पड़ी है. तो जब ये R और C कंबाइन करेंगे, जब रिएक्टेंट कंबाइन करेगा कैटलिस्ट के साथ, तो प्रोडक्ट प्लस कैटलिस्ट होगा, बनने की कोशिश करेगा, तो क्या आएगा कि कैटलिस्ट जाएगा रिएक्टेंट के पास और उससे आर्ग्यू करेगा और उससे कंपाउंड बनाएगा विद लोअर एनर्जी, और लोअर एनर्जी बन गया तो प्रोडक्ट आ गया. ये सारी सिचुएशन, और इस प्रॉपर्टी में क्या यूज करना है हमने, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर कंपाउंड बनाने के लिए. यानी ये सिचुएशन ऐसे ही है कि जैसे आप किसी शॉप में मान लो शर्ट खरीदने जा रहे हो, शर्ट खरीदने जा रहे हैं तो आपको मान लो शर्ट खरीदनी है, तो अगर आप शॉप में गए तो किसी ने शर्ट दिखाई 200 की, 400 की, 500 की, और आपको पसंद नहीं आई, तो आप उस शॉप से बाहर आ जाओगे. लेकिन आप ऐसी किसी शॉप में जाएं जहां शर्ट 200 से लेकर 10,000 की हो, आप हर शर्ट में कुछ कमी निकालें, फिर आपको दुकानदार दूसरी शर्ट दिखाएगा, नहीं ये देखो, ये देखो, ये देखो. तो कहीं ना कहीं अगर उसके पास इतनी वाइड रेंज है 200 से 10,000 की, तो कहीं ना कहीं आपको कन्विंस कर ही लेगा, और उस दुकान से आप बिना शर्ट लिए नहीं निकल पाएंगे अगर आप वाकई शर्ट लेने गए हैं तो वैसे ही कैटलिस्ट है. कैटलिस्ट आर्ग्यू करेगा रिएक्टेंट से, अच्छा तुम्हें कौन सी स्टेट पसंद है, +2 पसंद है, अच्छा +2 नहीं पसंद है, +3 पसंद है, +4 पसंद है, +5. तो किसी न किसी से तो ये इसको कन्विंस करेगा कि रिएक्टेंट कैटलिस्ट के साथ एक कंपाउंड बनाए, और एक बार एक कंपाउंड बना तो फिर रिएक्शन आगे हो. दिस इज द बेसिक रीजन. तो यहाँ पे क्या वैलेंसी यूज हो रही है, वेरिएबल, कि आखिर किस वैलेंसी से तुम एक स्टेबल कंपाउंड बनाओगे, ताकि उसकी एनर्जी बढ़ा के हम फिर ट्रांजिशन स्टेट बना लें और फिर ट्रांजिशन स्टेट को डिकम्पोज करके प्रोडक्ट बना सके. दिस इज हाउ कैटलिस्ट कन्विंसेस द रिएक्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट मोर इजली यूजिंग इट्स प्रॉपर्टी ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक है, तो देखें इसे, तो ये अपनी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई. फोर्थ प्रॉपर्टी देखें, एलॉय फॉर्मेशन. Next property is alloy formation. Now transition element forms wide range of alloys due to their property of comparable atomic radius. Due to their property of कंपेरेबल एटॉमिक रेडियस. कंपेरेबल एटॉमिक रेडियस के कारण ही ये क्या करेंगे, एलॉय बनाएंगे. एंड एलॉयज जो होते हैं, एलॉयज आर बेसिकली सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट. ये ध्यान रखना अपने को, एलॉयज आर बेसिकली व्हाट, बोलो, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट. तो देखें जैसे कि आपने पहले हमने आपको बताया भी था पीरियोडिक प्रॉपर्टी में, अगर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में एटॉमिक रेडियस
एटॉमिक रेडियस और ये इधर एटॉमिक नंबर दैट इज Z का ग्राफ बनाएंगे तो एक ग्राफ कैसे आता था, ऐसे आता था। यहाँ पे आयरन, कोबाल्ट, निकिल करके आ जाते थे। दिस इज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का रेडियस थोड़ा बढ़ता था कुछ इस तरह से। दिस इज सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। और फाइनली अपने पास आता था थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो देख रहे हैं यहाँ पे रेडियस कितना कंपेरेबल है। तो सेकेंड और थर्ड का ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज इज कंपेरेबल रेडियस विद व्हाट, थर्ड। ये तो है ही अपने पास, जैसे हमने आपको बताया था कि जिरकोनियम का रेडियस इज कंपेरेबल टू व्हाट, हाफनियम, इस तरीके से। और Nb का रेडियस कंपेयर टू टेंटलम, और मोलिब्डेनम का रेडियस कंपेरेबल टू टंगस्टन, पैलिडियम का रेडियस कंपेरेबल प्लेटिनम एंड सो ऑन। और इनके रेडियस कंपेरेबल हो गए, यानी सबके लगभग नियरली क्या हो गए, सेम हो गए। तो इसी के कारण ये एलॉय जैसी प्रॉपर्टी है। आपको जैसे ऐसे एग्जांपल देके देते हैं कि मान लो जैसे एक सिंपल केस लेते हैं कि ये एक क्रिस्टल है जिसमें मेटल सिंपल क्यूबिक में है। दिस इज सिंपल क्यूबिक। लेट्स से मान लिया कि ये गोल्ड का क्रिस्टल है, हालांकि गोल्ड इसमें होता नहीं, लेकिन मान लिया गोल्ड क्रिस्टल, जस्ट सिंप्लिसिटी फॉर ड्राइंग। नाउ गोल्ड क्रिस्टल में हमने क्या किया कि गोल्ड को पिघलाया का टेक्नोलॉजी यूज़ की। अब हमने क्या किया कि कुछ गोल्ड एटम को रिप्लेस कर दिया, गोल्ड को रिप्लेस कर दिया कॉपर से। थोड़ा बहुत साइज डिफरेंस हो सकता है, लेकिन वो इतना नेग्लिजिबल है। तो जब गोल्ड को रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास इस तरह से आ गया। देखो, वी आर गोइंग टू गेट अ न्यू सिचुएशन। नो, अब ये कॉपर का आ गया, दिस इज एलॉय, और यहां से गोल्ड का एक एटम सब्स्टिट्यूट कर गया, ये है एलॉय अपने पास ऐसे। तो एलॉयज आर बेसिकली, और ये सब्स्टिट्यूशन क्यों हुआ, कॉपर के क्रिस्टल से गोल्ड को निकालना क्यों आसान हो गया, गोल्ड क्रिस्टल से कॉपर, क्योंकि बोथ हैज व्हाट, कंपेरेबल, दिस गोल्ड एंड दिस, इसलिए। और इसको कभी कभी बोलते हैं होस्ट लैटिस, जो ज्यादा अमाउंट में हो। तो ये सब्स्टिट्यूशन, इसको निकाल करके ये सेट क्यों कर पाए, बिकॉज ऑफ ओनली कंपेरेबल रेडियस। इसी को बोलते हैं एलॉयज। एलॉयज के फॉर्मूले आप लोग सॉलिड स्टेट में लिखना तो पढ़ते हैं कि कोई यूनिट क्रिस्टल है जिसके अंदर फेस सेंटर्ड पे कॉपर है और कॉर्नर्स पे गोल्ड है, बताओ उस एलॉय का फॉर्मूला क्या है। ये सारी प्रॉपर्टीज आप लोग सॉलिड स्टेट में पढ़ते हो, हाउ टू राइट द फॉर्मूला ऑफ एलॉय। तो एलॉयज की बेसिक रीजन क्या है, दे आर कंपेरेबल रेडियस, जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी में अपन पढ़ चुके हैं। दिस इज द रिस्पॉन्सिबल ग्राफ। फिफ्थ देखें, फिफ्थ प्रॉपर्टीज की, इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन। इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन जो है, तो देखिएगा, इंटरस्टिशियल का बेसिक मतलब क्या होता है, वॉइड, जो आप लोग सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं। जैसे आप लोग वहाँ पढ़ते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्यूबिकल वॉइड, बॉडी सेंटर्ड वॉइड, सारे वॉइड्स आप लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर यही है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म्स interstitial compound with carbon, with boron, हाइड्रोजन एंड कार्बन, ये तीन एलिमेंट हैं जिसके साथ वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। बोरॉन या हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, या जो भी ऑर्डर में लिख लें आप। तो इनके अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड का क्या होते हैं, एंड interstitial compound are basically
एडिशन प्रोडक्ट, बेसिकली एडिशन प्रोडक्ट, दे आर बेसिकली एडिशन प्रोडक्ट्स, यानी ऐड होने से आए हैं, इसलिए डेंसिटी सो रिलेटिवली डेंसर एंड हार्डर देन होस्ट। तो देखो ऐसे दिखाते हैं इसमें, हाउ आई वांट टू रिप्रेजेंट, वॉइड्स में जाते हैं, क्योंकि ये देखिएगा जैसे मान लो ये आपके पास ऐसे सिंप्लिसिटी ले लिया, लेट्स से गोल्ड क्रिस्टल। अब गोल्ड क्रिस्टल के अंदर देखो ये वॉइड स्पेस है, यहाँ भी कुछ नहीं है, दिस इज अ वॉइड। तो इस वॉइड स्पेस में 3 एलिमेंट्स इसमें लाइक बोरॉन, हाइड्रोजन एंड कार्बन, ये 3 एलिमेंट्स जो हैं इनके एटॉमिक रेडियस इस तरीके से हैं कि ये इसमें एडजस्ट हो सकते हैं। और आपने रेडियस रेशियो की कंडीशंस तो सब पढ़ी रखी हैं। रेडियस रेशियो की रेंज क्या थी बोलो, 0.155 से बोलो 225, फिर क्या थी रेंज 0.225 टू 0.414, फिर 0.414 टू 0.732। आप उम्मीद है आपने सब पढ़ा होगा सॉलिड स्टेट में रेडियस रेशियो की रेंज। अरे पढ़ा ही नहीं पढ़ा है सब, ये रेडियस रेशियो की रेंज है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। दिस इज फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड, दिस इज फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड, दिस इज फॉर प्लेनर ट्रायंगुलर प्लेनर वॉइड, ठीक है। तो उम्मीद है आपने देखा होगा। तो अब यहाँ पे ये तीनों एटम के साइज ऐसे हैं कि ये जो रेडियस रेशियो की कंडीशन है R/R, R इज द रेशियो ऑफ एटम गोइंग इन वॉइड, R, कैपिटल R किसका रेडियस है, यहाँ पे इनका सबका रेडियस है R। इसी को बोलते हैं होस्ट और इसको बोलेंगे गेस्ट। इट इज लाइक होस्ट एंड गेस्ट रिलेशनशिप। तो यहाँ पे जब ये जाएगा तो इस तरीके से ये होस्ट का क्रिस्टल है और एक कॉपर है और जो भी है वो इसके अंदर देखो एडजस्ट हो गया, इसलिए इसकी डेंसिटी बढ़ गई। और एडजस्ट इसलिए हुआ है क्योंकि यही अपने रेडियस रेशियो कंडीशन सेटिस्फाई कर पाया है। तो ये है बेसिक प्रॉपर्टी कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन। Now next property, that is 7th, we have seventh property. It is non-stoichiometric compound formation. नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड फॉर्मेशन, ये भी एक प्रॉपर्टी है। नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स आप लोग सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं, 2 तरह के कंपाउंड्स होते हैं, स्टोइकोमेट्रिक एंड नॉन स्टोइकोमेट्रिक। डिफेक्ट्स आप पढ़ते होंगे सॉलिड स्टेट में, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स एंड नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है दे शो फॉर्म्स व्हाट, नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड ड्यू टू नॉन स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स, इनके कारण करते हैं। नॉन स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट शो करते हैं। और जैसा कि आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा ही होगा कि नॉन स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स जो है 2 तरीके के होते हैं, आपने पढ़ा होगा कि, ठीक है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स में आपने पढ़ा होगा मेटल एक्सेस एंड एनायन एक्सेस। स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट में आप लोग पढ़ते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रेंकेल डिफेक्ट, वैसे यहाँ नॉन स्टोइकोमेट्रिक में 2 हैं, मेटल एक्सेस एंड एनायन एक्सेस। तो जनरली ये शो करते हैं एनायन एक्सेस, हालांकि मेटल एक्सेस तो खैर कोई भी शो कर सकता है, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स शोज व्हाट जनरली फॉर्म्स नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड एंड इज ड्यू टू एनायन एक्सेस। और एनायन एक्सेस जैसा आपको पता है इट इज बिकॉज ऑफ वेरिएबल वैलेंसी या वेरिएबल ऑक्सीडेशन
नंबर के कारण है। इसी कारण देखो आपको इस तरह के कंपाउंड देखने को मिलते हैं, लाइक Fe.93O, मतलब आयरन O1 है, 1 is more than 0.93, so it is called as anion excess. It is called as what? तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स आपको मिल जाते हैं, लाइक CuH 1.22, TiO 1.38, तो कभी इधर। ये रेशो को जानबूझ के हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं, और डेसिमल में कन्वर्ट करने के पीछे जो लॉजिक इतना सा है सिर्फ कि आपको दिखे कि इसमें डिफेक्ट है। अदरवाइज हम लिखने को तो F93O100 भी लिख सकते थे, Fe3O4 में तो नहीं करते हम कि Fe3/4 कर दें या Fe.75O कर दें। तो जहाँ डिफेक्ट है वहीं पर इस रेशियो को डेलिबरेटली डेसिमल में कर देते हैं। एक एग्जांपल हम देते हैं, लाइक Fe.93O। तो जैसे मान लो ये FeO क्रिस्टल है, FeO क्रिस्टल में आयरन किस स्टेट में होगा, +2, ऑक्सीजन माइनस, लाइक से प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस, इस तरह से FeO क्रिस्टल है। और माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस अलग अलग लिखिए ताकि हमें मालूम पड़े कि कैटायन का क्लोजेस्ट नेबर एनायन, इस कैटायन का क्लोजेस्ट नेबर हमेशा एनायन, देखो ये डिस्टेंस, और इसका सेकंड क्लोजेस्ट नेबर फिर कैटायन, देखो दूर है। तो दूर होगा तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लेस होगा, और ये एनायन पास होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन FeO क्रिस्टल। अब इसमें क्या करते हैं ना, आयरन की वैलेंसी वेरिएबल ना, आयरन +2 भी होता है और आयरन +3 भी होता है। तो ये प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई, वेरिएबल वैलेंसी से। हाँ, अभी आयरन +2 को एल्यूमिनियम से रिप्लेस कर दे Al3+, तब वो इम्प्यूरिटी डिफेक्ट हो जाएगा, बिकॉज आयरन के क्रिस्टल में आयरन डालना इज नॉट इम्प्यूरिटी, बट आयरन के क्रिस्टल में एल्यूमिनियम आयन डालना इम्प्यूरिटी हो जाएगा। तो एक अलग क्लास ऑफ डिफेक्ट हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, एज डिसलोकेशन, स्क्रू डिसलोकेशन, ये सब पढ़े होंगे आप लोगों ने, ठीक है। तो बहरहाल नो आयरन को आयरन से रिप्लेस किया लेकिन वैलेंसी चेंज कर दी। तो मान लो हम इसको यहाँ दिखाते हैं, लेट्स से अगेन हम इस क्रिस्टल को ड्रॉ कर लेते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, इस तरीके से कुछ। नाउ अब हमें मालूम है आयरन +2 से रिप्लेस हुआ, तो ये रिप्लेसमेंट का सिंपलेस्ट तरीका क्या हो सकता है कि 3, कम से कम इतना तो हुआ ही हो, 3 फेरस रिप्लेस हुए हों बाई 2 फेरिक, कम से कम तो ये हुआ, बाकी और भी चाहे तो आप बढ़ा घटा सकते हैं। यानी रिप्लेसमेंट रेशियो मस्ट बी इन रेशियो ऑफ 3:2, तो यानी 3 फेरस हमने हटाए। लेट्स से हमने जो है ये 3 आयरन +2 हटाए, और इन 3 +2 को हटाने के बाद हमने क्या डाल दिया, आयरन किस स्टेट का, +3 स्टेट का, ताकि चार्ज बैलेंस रहे। और मालूम पड़ा ये वैकेंसी खाली हो गई। यहाँ पहले कौन था, कैटायन, इसलिए इस पोजीशन को हम लोग कभी कभी बोलते हैं कैटायनिक वैकेंसी। अब इस सिस्टम में फेरस भी है और फेरिक भी है, बट टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज क्या है, इक्वल है। तो ये है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक वेरिएबल वैलेंसी, जैसे Fe.93O लिख दिया इसी को, लेट्स से वी आर राइटिंग 9398 जो भी लिखना है। तो इसमें क्या है, आयरन +2 और ऑक्सीजन क्या है, -2। तो इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या, लेट्स राइट Fe2+X Fe3+ 0.93 -X और O2-, ठीक है। अप्लाइंग कंडीशन ऑफ चार्ज बैलेंस, तो चार्ज बैलेंस टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज 2 टाइम्स X प्लस 3 टाइम्स 0.93 -X -2 = 0। यहाँ से X सॉल्व हो जाएगा। तो X सॉल्व हो जाएगा तो आप क्या निकाल सकते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछेंगे परसेंटेज Fe2+ बाई मास परसेंटेज ऑफ, तो क्या हो जाएगा, कितने Fe2+ इसके अंदर है, बोलो X। एटॉमिक वेट आयरन 56, टोटल मोलर वेट कितना हो जाएगा, 0.93 × 56 + 16 × 100, दिस इज मास परसेंटेज ऑफ फेरस आयन। व्हाट इज मास परसेंटेज ऑफ फेरिक आयन इन सिस्टम बाई मास, व्हाट वी कैन राइट दिस एज 0.93 -X into 56 divided by 0.93 into
56 + 16 एंड दिस होल मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इस तरीके से अपन ये सब परसेंटेज कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो और भी इस तरह के बहुत सारे टिपिकल क्वेश्चंस बनते हैं इन द टॉपिक ऑफ सॉलिड स्टेट। दिस इज अवर 7th प्रॉपर्टी, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें जो आप लोग, प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे। 8th प्रॉपर्टी, हाई हीट ऑफ एटोमाइजेशन, हाई हीट ऑफ एटोमाइजेशन या हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो जैसे आपको मालूम है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैज हाई हीट ऑफ एटोमाइजेशन। व्हाट इज हीट ऑफ एटोमाइजेशन? किसी एटम को सॉलिड लिक्विड जिस स्टेट में हो, कोई एलिमेंट है मान लो ये चाहे सॉलिड है, उसके एटम्स को सॉलिड लिक्विड जिस भी फेज में है, एटम को हमें ले जाना है कहाँ? गैस फेज में। इसमें जो एनर्जी लगे Q, दिस Q इज कॉल्ड एज हीट ऑफ एटोमाइजेशन। इस हीट को ही हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ व्हाट? बोलो, एटोमाइजेशन। तो एटम्स को सॉलिड या लिक्विड जो भी हो गैस फेज में कन्वर्ट करना। जैसे हमें मान लो आयरन है, आयरन सॉलिड है, इसको कन्वर्ट करना है आयरन गैस। तो दिस इज हीट ऑफ एटोमाइजेशन। इट इज ऑल्सो कैन बी रिफर्ड एज हीट ऑफ सब्लिमेशन। इसको सब्लिमेशन कब बोलेंगे? जब ये सॉलिड हो जाएगा तो सब्लिमेशन भी हो सकता है। लेकिन यहां पर भी क्या है? मरकरी लिक्विड गोज टू मरकरी गैस, तो यहां नहीं सब्लिमेशन बोल सकते, बट दोनों ही कौन सी हीट है? हीट ऑफ एटोमाइजेशन। तो इनकी हीट ऑफ एटोमाइजेशन हाई है और ये मालूम है हीट ऑफ एटोमाइजेशन is proportional to the strength of metallic bond, is proportional to the strength of metallic bond। और metallic bond किसके प्रोपोर्शनल है? Z इफेक्टिव। और किसके प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यानी कुल मिला के ये Z इफेक्टिव इन दोनों प्रॉपर्टी का नेट है। और जैसा कि हमने आपको बताया था, केमिकल बॉन्डिंग में ग्राफ बनाया था, हीट ऑफ एटोमाइजेशन वर्सेस एटॉमिक नंबर ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते टॉप पे किसकी पोजीशन आई थी? क्रोमियम। बिकॉज क्रोमियम हैज मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दैट इज 6। इसी तरह ग्राफ बढ़ते बढ़ते अगला नंबर किसका आएगा? मॉलिब्डेनम। और इसी तरह ये ग्राफ बढ़ते बढ़ते थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में अगला नंबर किसका आएगा? टंगस्टन। तो क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन हैज मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और इसी कारण जो है, और हमें मालूम है कि डाउन द ग्रुप अगर हम बढ़ते हैं, अगर डाउन द ग्रुप जाएं तो क्रोमियम, मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन, Z इफेक्टिव दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। ये भी कंट्रीब्यूट करता है इन हाई हीट ऑफ एटोमाइजेशन। तो कभी आए तो ये ध्यान रखिएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में अरेंज कर दीजिएगा बस। 9th प्रॉपर्टी देखें, लाइक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन,
कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये सब आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ ही चुके हैं. कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? Z इफेक्टिव. ग्रेटर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मोर इज द फॉर्मेशन टेंडेंसी. तो इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, इसलिए टॉपिक प्रो है. नेक्स्ट व्हाट वी हैव, व्हाट? मैग्नेटिक नेचर. मैग्नेटिक नेचर, इसके बारे में भी अपन पढ़ चुके हैं. इन केस ऑफ व्हाट? बोलो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ठीक है, ये पैरामैग्नेटिक भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं? डाई मैग्नेटिक भी है. और मैग्नेटिक नेचर डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास दो थ्योरीज हैं, VBT एंड व्हाट? CFT. इनसे हम मैग्नेटिक नेचर, और मैग्नेटिक नेचर में क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं म्यू स्पिन. व्हाट इज म्यू स्पिन? इज इक्वल टू √NN+2 बोर मैग्नेटॉन. ठीक है, ये है अपने पास NN+2 व्हाट बोलो? बोर मैग्नेटॉन. तो इसके बारे में अपने को सब थ्योरीज पढ़ रहे. कोई भी कंपाउंड दे दिया जाए, आपसे पूछा जाए वैल्यूज क्या होंगी, तो वो सब आप बता सकते हैं. इसलिए मैग्नेटिक नेचर के बारे में भी अपन कोई बात नहीं करेंगे. 11th प्रॉपर्टी जो अपने को देनी है, दैट इज कलर. तो कलर के लिए भी अपने पास किस थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं? बाई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन कलर्स. और कलर्स के रीजन अपने पास जनरली क्या देते हैं? वन इज लाइक DD ट्रांजिशन, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, इन स्प्लिटेड D ऑर्बिटल. ठीक है, जो कि D ब्लॉक में FF ट्रांजिशन, अगर FF ब्लॉक में एलिमेंट हो गया, जहाँ D ब्लॉक में D की स्प्लिटिंग होती है और F ब्लॉक में F की स्प्लिटिंग होगी. और वन मोर रीजन जो आपको पढ़ाया गया था, दैट इज चार्ज ट्रांसफर फिनोमेना. चार्ज ट्रांसफर फिनोमेना एक अगली प्रॉपर्टी हो जाएगी अपने पास, चार्ज ट्रांस. इससे अपन कलर एक्सप्लेन. और वहाँ हमने पढ़ा था कि अगर D0 हुआ और D10 हुआ तो ये कलरलेस होगा, और अदरवाइज क्या होगा? कलरलेस. इसी तरह Dx एंड D10-X नियरली सेम कलर, नियरली सेम कलर हो जाएंगे Dx एंड D. इसी तरह F ब्लॉक एलिमेंट में बोल पाओगे F0 एंड F14 कलरलेस हो जाएंगे, एंड Fx एंड F14-X नियरली सेम कलर हो जाएगा इनका, नियरली सेम कलर. तो ये कलरलेस और कलर्ड की है. और एक बात और ध्यान रखना, लाइक D5 एंड F7 इन वीक फील्ड ऑफ लिगेंड आर फेंटली कलर्ड. बहुत हल्का सा ही कलर होता है, लेकिन कलर्ड तो है, ये तो कंफर्म. हल्का सा ही सही, लेकिन इट इज कलर. तो ये आप कलर की प्रॉपर्टीज ध्यान रखिएगा. ठीक है, और 12th प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं. ट्वेल्थ वी हैव इलेक्ट्रोड. पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो जैसा आप लोग को पता ही है कि जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ाई होगा, मान लो ये कोई सिस्टम है कंटेनिंग मेटल आयन Mn+, मेटल आयन Mn+. इसमें हमने एक रॉड डाली मेटल की, सेम मेटल की. तो ऐसे में क्या हो जाता है, कुछ देर बाद सिस्टम एक इक्विलिब्रियम बनाता है, M goes to Mn++ n इलेक्ट्रॉन्स. इस तरह से इक्विलिब्रियम बना लेता है. या इसी इक्विलिब्रियम को आप चाहो तो Mn+ n इलेक्ट्रॉन ऐसे भी लिख सकते हैं. और दिस सेल डेवलप समवॉट चार्ज, कुछ ये पॉजिटिव हो सकता है तो ये नेगेटिव या रिवर्स. नाउ दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. अब एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया रॉड और सॉल्यूशन के बीच में, बिकॉज आयन सेपरेट हो गए. लेकिन हमें आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाई है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन नॉट बी डिटरमाइन. ये आपने पढ़ा ही पढ़ा है
द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर देते हैं, पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट कर देते हैं, आप लोग पढ़ते हैं। और इसी को हम लोग कभी कभी अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, ई नॉट एम गोज टू एम एन प्लस, दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और इस फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे क्या है, ई नॉट एम एन प्लस गोज टू एम एंड वी कॉल्ड एज रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, कभी कभी बोलते हैं SOR बोल देते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP, और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन। स्टैंडर्ड मीन्स नॉट मीन्स स्टैंडर्ड कंडीशन। तो इसके रिगार्डिंग हम बोलना चाहेंगे ना, ये इक्वेशन है, मान लो ऑक्सीडेशन की बात करें, इसकी हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। तो ऑक्सीडेशन में ये रिएक्शन है, मेटल किस स्टेट में है, सॉलिड, ये एक्वस और ये इलेक्ट्रॉन्स। अब इसी रिएक्शन को देखो, मेटल सॉलिड है तो मेटल सॉलिड गोज टू व्हाट, मेटल गैस। इसमें एनर्जी क्या लिखेगी, डेल्टा एच एटोमाइजेशन। मेटल गैस गोज टू Mn प्लस गैस, इसमें एनर्जी क्या लिखेगी, डेल्टा एच आयनाइजेशन। ठीक है, पूरी एनर्जी लगेगी डेल्टा एच आयनाइजेशन, विच इज सम ऑफ व्हाट, डेल्टा एच आयनाइजेशन 1 से लेकर n तक, डेल्टा एच आयनाइजेशन n। ठीक है, फिर Mn गैस गोज टू व्हाट, combines with water excess and forms Mn plus aqueous। इसमें एनर्जी रिलीज होती है, ये दोनों तो एंडोथर्मिक हैं, यानी ये साइन पॉजिटिव होना है, आयनाइजेशन भी पॉजिटिव। दिस इज डेल्टा एच हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी ये नेगेटिव होता है। और तीनों को ऐड करें अगर, तब ये रिएक्शन आएगी, मेटल सॉलिड गोज टू व्हाट, Mn plus aqueous plus n electron. So delta H of this process is equal to delta H atomization plus delta H ionization plus delta H hydration energy। यानी इस रिएक्शन का कहानी जानने के लिए आपको 3 तरह की एनर्जी ऐड करनी पड़ेंगी। ठीक है, 3 तरह की एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, और इसी के आगे आप फिर बाद में आप इसी को क्या क्या लिख सकते हो, बोलो, डेल्टा G इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। एंड व्हाट इज डेल्टा H हियर, सम ऑफ 3। तो डेल्टा S भी क्या होगा, सम ऑफ 3। एंट्रोपी भी तो ऐसे ही होगी। सो डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा S एटोमाइजेशन प्लस ये और ये सब हो जाएगा। इसलिए डेल्टा G इज इक्वल टू क्या, 3 ये वाली 3 ये वाली, तब ये ऐड करोगे डेल्टा G आएगा इसका। और डेल्टा G जैसे आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है, दिस इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट। और ऑक्सीडेशन की बात हो रही तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहां से निकलेगा, यानी E नॉट ऑक्सीडेशन क्या हो गया अपने पास, फाइनली E नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है निकालना चाहें तो E नॉट ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू व्हाट, माइनस डेल्टा G बाई NF विच इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S बाई NF, जिसमें डेल्टा H में 3 एडिशंस और डेल्टा S में 3 एडिशंस। ये डेल्टा H 3 क्वांटिटी को ऐड करके बनेगा, दैट इज डेल्टा H एटोमाइजेशन, डेल्टा H आयोनाइजेशन एंड डेल्टा H हाइड्रेशन एनर्जी। इसी तरह ये डेल्टा S भी 3 को ऐड करके बनेगा, डेल्टा S एटोमाइजेशन, डेल्टा S आयोनाइजेशन एंड डेल्टा S हाइड्रेशन एनर्जी। इसीलिए इसको डायरेक्टली निकाल नहीं सकते, इसलिए बार बार हमको एक्सपेरिमेंट से ही आइडिया लगेगा। और हमें मालूम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम लिथियम, हाइड्रोजन, लेट्स से एंडिंग एट प्लेटिनम, दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो आपने पढ़ा होगा कि लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव होता है। ई नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिथियम क्या होता है,
नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन 0 होता है और ये ई नॉट रिडक्शन पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर रिडक्शन नेगेटिव है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन पॉजिटिव होगा, इसलिए लिथियम का ई नॉट ऑक्सीडेशन पॉजिटिव हुआ और ई नॉट ऑक्सीडेशन पॉजिटिव हुआ, इसका डेल्टा जी नेगेटिव हुआ, यानी स्पॉन्टेनियस हुआ, यानी लिथियम अपने आप को इलेक्ट्रॉन लॉस करने की कोशिश करेगा, क्योंकि लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये सब तो नेगेटिव हैं, रिडक्शन नेगेटिव मतलब ऑक्सीडेशन पॉजिटिव, यहाँ पे रिडक्शन पॉजिटिव तो ऑक्सीडेशन नेगेटिव। तो यहाँ से हमें बताने में कोई दिक्कत नहीं कि लिथियम में का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, यानी 3 बातों पे डिपेंड करेगा, एटमाइजेशन, आयनाइजेशन एंड हाइड्रेशन, ठीक है। और ये दोनों तो क्या है, प्लस प्लस हैं और ये क्या है, माइनस हैं, और हम कोशिश करें कि डेल्टा एच नेट माइनस में ही आए, माइनस में होगा तो ही डेल्टा एच जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यानी डेल्टा एच माइनस में होगा तो ये नेगेटिव होगा, अच्छा ही बात है, टी तो ऑब्सोल्यूट है और हम चाहते हैं डेल्टा एस तो बढ़ ही रहा, देखा एंट्रोपी तो बढ़ी रही है, यानी डेल्टा एस जो होगा इसका पॉजिटिव आएगा तभी ये, और ये क्वांटिटी नेगेटिव नेगेटिव करके नेगेटिव आएगी, और जितना ज़्यादा ये नेगेटिव होगा उतना अच्छा अपने लिए। यानी लिथियम वाले केस में सब बहुत स्पॉन्टेनियस है कि इसकी एटोमाइजेशन एनर्जी भी कम होगी, आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी और हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। तो यानी जिन जिन सिस्टम्स में ये हाइड्रेशन एनर्जी एक्सेसिवली ज़्यादा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है। तो यानी अगर आपको कभी से रिलेटेड कोई सवाल आए तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज़ द ओनली थिंग। हमें मालूम है कि ई नॉट जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, इसका मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो गया, पॉजिटिव, यानी जिंक में प्रोसेस क्या हो गया, फिजिबल हो गया। कॉपर सिल्वर गोल्ड यहाँ आएंगे, कॉपर सिल्वर गोल्ड मरकरी सब इधर मिलेंगे, तो इन सब का रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, यानी इन सब में ये रिएक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगी। या आप ये ध्यान रखिएगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जिंक हमेशा क्या है, नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, बाकी कॉपर सिल्वर गोल्ड ये सब क्या है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाले हैं। एक आयरन और एक जिंक यहाँ जो ऊपर मिलते हैं, आयरन एंड जिंक का पोटेंशियल क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, बाकी मोस्ट ऑफ दी का क्या है, पॉजिटिव। तो यानी कुछ ही एलिमेंट्स के लिए ये सारे प्रोसेस सपोर्ट करते हैं, इसलिए इसका एग्जैक्ट ट्रेंड प्रिडिक्ट करवाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि 3 क्वांटिटीज़ का ये इंटरप्ले है, तीनों क्वांटिटी प्ले करती हैं, कौन कम ज़्यादा कौन नहीं पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना नन। तो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नाउ देखें नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ K2Cr2 7 एंड KMnO4, इन 2 कंपाउंड्स की प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज के बारे में अब हम लोग देखते हैं। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ K2Cr2 7 एंड KMnO4। तो प्रिपरेशन में देखते हैं, तो पहले देखें K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। तो देखें इसमें, इसको प्रिपेयर करते हैं हम लोग क्रोमाइट ओर से। क्रोमाइट ओर इज FeCr2O4, या इसको लिखते हैं FeO.Cr2O3। We call this as chromite ore. It is green colored ore, क्योंकि फेरस सॉल्ट भी ग्रीन होते हैं और क्रोमियम +3 सॉल्ट्स भी ग्रीन होते हैं, ग्रीन कलर की ओर है। तो पहला काम तो अपन इसको क्या करेंगे, नाउ वी विल गो फॉर ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन करेंगे और मैग्नेटिक ओर है इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन करेंगे। और तीसरा है, देखिएगा, लीचिंग।
थर्ड स्टेप इसका लीचिंग उससे स्टार्ट करते हैं, एंड दैट टू बी इन फ्यूज्ड स्टेट। FeCr2O4 को ट्रीटमेंट करते हैं NaOH या Na2CO3 से, और दोनों को मॉल्टन स्टेट में लेते हैं, एंड वी पास O2 फ्रॉम एयर। तो इसमें और सेलेक्टिवली रिएक्ट करेगी, और जो भी इसके अंदर अदर इम्प्योरिटीज हैं वो रिएक्ट नहीं करेंगी, एंड इट फॉर्म्स Fe2O3 प्लस Na2CrO4। अगर NaOH लिया है तो H2O इज द प्रोडक्ट, और Na2CO3 लिया है तो CO2 इज द, बस इतना ही डिफरेंस आएगा। H2O इज द प्रोडक्ट, H2O, और Na2CO3 लिया CO2। अब ये क्या, Fe2O3 आपको मालूम है, इट इज ब्राउन सॉलिड इनसॉल्युबल इन वाटर, और ये भी सॉलिड स्टेट में ही बना क्योंकि फ्यूज सिस्टम था, अभी तो सॉलिड ही है। दिस इज येलो सॉलिड soluble in water है, येलो सॉलिड soluble in water। तो दो बने हैं, तो इन्हीं दोनों सॉलिड्स को क्या करेंगे, पहले तो ठीक है, ये जो सॉलिड मिले हैं इसको, इसका करेंगे डिसोल्यूशन इन वाटर। पहले तो वाटर में डिसॉल्व कर लेंगे, फिर दूसरा काम है फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन जब करेंगे, मान ली फिल्टर विल्टर लगाया ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस में ये फिल्टर पेपर लगा दिया तो क्या हो जाएगा, Fe2O3 एक ब्राउन सॉलिड है, वो यहीं पे चिपक जाएगा। दिस इज Fe2O3 इनसॉल्युबल इन वाटर, और नीचे अपने को मिलेगा येलो सोल्यूशन ऑफ व्हाट, Na2CrO4 एक्वस सोल्यूशन, पानी में डिसॉल्व करके फिल्टर कर लिया, यानी अपने को सोडियम क्रोमेट मिल गया। अब इस सोडियम क्रोमेट जो आया है, लेट्स से आई एम कॉलिंग दिस होल एज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में अपने को क्या करना है, सोडियम क्रोमेट जो आया है इसमें एसिड डाल देना है, H2SO4। तो एसिडिक मीडियम में क्रोमेट आयन क्या कर जाता है, डायमराइज कर जाता है। क्रोमेट आयन डायमराइजेज इन एसिडिक मीडियम, कैसे, ऐसे लिखेंगे CrO4 2 minus, let's say 2, H plus goes to Cr2O7 2 minus plus, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ऐसे रिएक्शन देखो, दिस इज क्रोमेट आयन। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो उनको लाइक और शेयर करें, जिससे जरूरतमंद बच्चों तक वो वीडियो पहुंच सकें। और मैं बच्चों ये कहना चाहता हूं कि आप जब वीडियोस देखें तो उसमें कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि एक एक कमेंट, आपका एक कमेंट मेरी पूरी टीम को मोटिवेशन देता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि कमेंट जरूर करें। क्रोमेट आयन, दिस इज डाइक्रोमेट आयन, ये ऑरेंज होता है और ये येलो होता है। दिस इज डाइमराइजेशन, या इसी रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं आप, डाइमर बनाने से डाइमराइजेशन प्रोसेस। इसी में अगर H प्लस दोनों साइड जोड़ दें, वी कैन ऑल्सो राइट द इक्वेशन एज दिस, 2 times CrO4 2 minus plus 2H plus gives Cr2O7 2 minus plus H2। इसलिए एसिडिक मीडियम जैसे ही डालोगे, एसिडिक मीडियम किससे प्रोवाइड करेंगे, H2SO4 से। तो ये क्रोमेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ड्राई क्रोमेट। तो व्हाट इट विल फॉर्म, Na2Cr2O7 प्लस Na2SO4 प्लस H2। अब ये येलो से हो गया है
ऑरेंज। और थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि इसी Na2Cr2O7 में KCl और डालेंगे और KCl डाल के करेंगे क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन में आपको पता है जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है वो पहले बाहर आ जाएगा। तो मालूम पड़ा Na2Cr2O7 प्रेफरेंशली कम्स आउट और KCl जो है NaCl पानी में छूट जाएगा एक्वस। दिस प्रेफरेंशली क्रिस्टलाइजेज K2 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉलिड क्रिस्टल्स हमें मिल गए। और वी प्रेफर पोटेशियम डाइक्रोमेट ओवर सोडियम डाइक्रोमेट बिकॉज सोडियम डाइक्रोमेट इज डेलिक्विसेंट, absorbing moisture from atmosphere, but K2Cr2O7 is non-deliquescent, does not absorb। तो इससे क्या होगा कि अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट का कोई सैंपल लें, मान लो उसमें 80% लगा हुआ है लेवल, तो 10-15 साल बाद ही लेवल 80% का सही रहेगा क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। बट अगर सोडियम डाइक्रोमेट लें, मान लो उसमें 80% लगा है तो उसने एब्जॉर्ब कर लिया मॉइस्चर, तो ये जो 80% की प्योरिटी है, ये डेटा है, ये रॉन्ग हो जाएगी। इसीलिए हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रेफर करते हैं इन वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस। इट कैन बी यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस बिकॉज इट इज नॉन डेलिक्विसेंट, क्योंकि हमें मालूम है कि जो परसेंटेज प्योरिटी इसके लिखी हुई है इस पर वो बिल्कुल सही है और वो टाइम पे अफेक्ट या चेंज नहीं होती है। और इसका डेटा एग्जैक्ट होगा, कंसंट्रेशन इसका एग्जैक्ट बना पाएंगे तो ही जिस सोल्यूशन को इससे टाइट्रेट कर रहे हैं उसकी एग्जैक्ट रीडिंग आएगी या सही रीडिंग आएगी। और सोडियम डाइक्रोमेट यूज़ करेंगे तो जो सोच रहे हैं पहले वही गलत है और गलत आंसर से फिर बाकी आंसर सारे गलत हो जाएंगे। दिस इज द रीज़न दैट वी प्रेफर पोटेशियम डाइक्रोमेट ओवर सोडियम डाइक्रोमेट। तो ये है सिचुएशन, दिस इज प्रिपरेशन ऑफ व्हाट K2Cr2O7। अब हम प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। तो क्रोमाइट ओर से इसकी प्रिपरेशन है, दिस इज योर क्रोमाइट ओर, ठीक है। यहां से ये 3 स्टेप्स के बाद ये सारी कहानी इस तरह से फ्लो करेगी। तो नेक्स्ट देखें इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। नाउ प्रॉपर्टीज में देखें तो प्रॉपर्टीज ऑफ K2Cr2O7 अगर देखें तो पहला है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट इज ऑरेंज color due to charge transfer phenomena। चार्ज ट्रांसफर फिनोमेना के कारण ये ऑरेंज कलर्ड है, ठीक है। तो हमें मालूम है पोटेशियम डाइक्रोमेट में स्टेट ऑफ क्रोमियम +6 है, तो वी कैन रिप्रेजेंट लाइक +6 + O2 माइनस। Now charge transfer from ligand to metal, L is like ligand, तो यहाँ से चार्ज ट्रांसफर होगा, दिस इज योर एक्साइटेशन। और ऐसे में क्या बन जाएगा फाइनली Cr+5 O-। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू ligand, दिस इज डी एक्साइटेशन, और फिर से स्टेट आएगी और इस तरह से ये ऑरेंज कलर का कंपाउंड दिखेगा, दिस इज चार्ज ट्रांसफर। सेकेंड इसकी बात ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर में इट इज कंसिस्ट ऑफ डाइक्रोमेट आयन, ये आयन है, क्रोमियम का हाइब्रिडाइजेशन D3S है और D3S से टेट्राहेड्रल, ठीक है। और 2 स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे इसके, एक स्ट्रक्चर जो कॉम्प्लेक्स मान के बनाया जा रहा है दैट इज क्रोमियम +6 और ऑक्साइड आयन एज ए लीगेंड हैं जो डोनेट कर रही हैं, जो एक्सप्लेन करेंगी क्या। और एक ऑक्साइड आयन बीच में है, वो बाइडेंटेट लीगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। इस तरह की सिचुएशन एज ए कॉम्प्लेक्स, और यहाँ कोई स्ट्रेन तो है नहीं जो कोई दिक्कत आए। और दूसरा स्ट्रक्चर है, लेकिन ये स्ट्रक्चर ये सब तो एक्सप्लेन कर देगा कलर वलर, लेकिन एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि 3 बॉन्ड्स इक्वल क्यों हैं।
तो इसकी तीनों बॉन्ड को इक्वल करने के लिए एक स्ट्रक्चर और बनाया गया, लाइक डबल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड O। एक स्ट्रक्चर इसका ऐसे बनेगा, लेकिन इस स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, रेजोनेंस, और रेजोनेंस से क्या हो जाएगा, ये तीन इधर रेजोनेंस, तीन इधर, बीच में रेजोनेंस नहीं होगा, इधर इक्विवेलेंट रेजोनेंस आएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसे बना पाएंगे, CrONO Cr O। अब देखना ध्यान से, ये डॉटेड बॉन्ड दिखाने के लिए तीनों बॉन्ड रेजोनेंस में, एंड ओवरऑल चार्ज 2 माइनस दिस। तो दो स्ट्रक्चर हैं। तो कभी कभी एग्जाम पूछ लेंगे कि डाइक्रोमेट आयन में कितनी इक्विवेलेंट क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड है, तो 6 इक्विवेलेंट क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड, 6 बॉन्ड जो इक्वल बॉन्ड लेंथ की है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड, 6 इक्विवेलेंट क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड। तो ये सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये स्ट्रक्चर है। तो दोनों से कुछ प्रॉपर्टी इससे एक्सप्लेन, कुछ प्रॉपर्टी इससे एक्सप्लेन हो जाएगी, ठीक है। और थर्ड इसका देखिएगा, थर्ड प्रॉपर्टी देखिए। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे कि K2Cr2 को अगर हीट करें तो थर्मल डिकम्पोजिशन करें इसका सॉलिड पोटेशियम डाइक्रोमेट का, तो क्या होगा। ऐसे तो केस में क्या बनता है बोलो, K2CrO4 प्लस Cr2O3 प्लस ऑक्सीजन, यानी दीज कंपाउंड्स आर ऑल्सो यूज्ड एज सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि इनके डिकम्पोजिशन से हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो दिस, और इनके कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक दिस कलर इज ऑरेंज, इसका येलो, ये सब सॉलिड बनते हैं, and O2 is gas and the color of this is green. So this is thermal decomposition. Fourth important property इसकी है treatment with concentrated H2SO4। अगर K2Cr2O7 सॉलिड पर concentrated H2SO4 का ट्रीटमेंट करें तो concentrated H2SO4 एक एसिड भी है और एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। तो दो स्टेप में रिएक्शन होती है, देखो KHSO4 बनेगा और H2Cr2O7, H2Cr2O7 is called as dichromic acid, H2Cr2O7 डाइक्रोमिक एसिड, ये तो एसिड की प्रॉपर्टी हो गई। अगला स्टेप इसका डिहाइड्रेशन करेगा, H2SO4 एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एजेंट की काम मॉइस्चर निकालेगा और एक कंपाउंड बना देगा CrO3 सॉलिड, दिस इज रूबी रेड सॉलिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट के ऑरेंज सॉलिड क्रिस्टल पे कंसंट्रेटेड H4 डाला जाए तो रूबी रेड कलर्ड सॉलिड मिलता है। और ओवरऑल रिएक्शन अगर लिखें तो व्हाट वी कैन राइट, K2Cr2O7 प्लस concentrated H2SO4, we get KHSO4 plus H2O plus CrO3 solid. This is very important. तो ये important reaction है। फिर देखो, और फिफ्थ प्रॉपर्टी आप ये मान लीजिएगा कि क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन आर व्हाट, इंटरकन्वर्टेबल, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखिएगा। डन। अब देखिएगा सिक्स प्रॉपर्टी, K2Cr2O7 acts as strong oxidizing agent in acidic medium, generally provided by H2SO4 or HClO4, but mainly H2SO4. H2SO4 is king of chemical,
मोस्ट एबंडेंट, आसानी से मिल जाता है। मोस्ट एबंडेंट, इट इज किंग ऑफ केमिकल, इट इज मोस्ट एबंडेंट। तो इसमें एसिड डालोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसमें एसिड K2Cr2 में एसिड डालोगे तो ये रिएक्शन है क्रोमेट और डाइक्रोमेट, एंड क्रोमेट डाइक्रोमेट चला गया। H+ भी डालोगे तो क्या हो जाएगा? रिएक्शन सामने जाएगी डाइक्रोमेट। इसलिए कंसंट्रेटेड अलग, लेकिन डाइल्यूट H4 हम लोग यूज करते हैं फॉर प्रोवाइडिंग एसिडिक मीडियम। तो ऐसे केस में इट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो K2Cr2 एक्वस प्लस H2SO4 डाइल्यूट, और इसमें सल्फर की स्टेट +6 है, दैट इज मैक्सिमम, सो इट कैन नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। वैसे ही जैसे कि इसमें स्टेट +7 है, इट इज ऑल्सो मैक्सिमम, सो ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट नहीं काम कर सकते, इसलिए इन्हीं को यूज करते हैं। ठीक है, HCl को नहीं यूज कर सकते क्योंकि HCl में स्टेट क्लोरीन की मैक्सिमम नहीं है और वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है, उसके बाद दोनों प्रॉपर्टी होती है, इसलिए H2SO4 इज एक्सक्लूसिव, और ना हो तो फिर HClO4, लेकिन HClO4 इज नॉट एज डिपेंडेंट। तो ये मिक्सचर एक्ट करता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसको लिख भी देते हैं कभी कभी क्या ऐसे, K2SO4 बनेगा Cr2SO4 होल थ्राइस, दिस इज ग्रीन इन कलर, प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। इस तरह से है। आई एम राइटिंग अनबैलेंस्ड। हाँ, अगर बैलेंस लिखना है तो देखो इसे, लाइक हम आयनिक रिएक्शन लेते हैं, लाइक Cr2O7 माइनस गोज टू Cr3 इन द फॉर्म ऑफ क्रोमियम सल्फेट 2, टोटल चार्ज +6, टोटल चार्ज +6 +6 +12, सो डिफरेंस कितना आया? 6 का, 6 इलेक्ट्रॉन भी आ गए। फिर 7H2O है, 7H2O, और वी कैन राइट 14H+। तो ये आयनिक रिएक्शन है, टर्निंग फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। तो ये है इसकी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इट विल टेंड टू रिएक्ट विद रिड्यूसिंग एजेंट, इट विल टेंड टू रिएक्ट विद रिड्यूसिंग एजेंट। तो लिस्ट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट देखो, दिस इज लिस्ट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट जिससे ये रिएक्ट करेगी, तो वो लिस्ट हम लिखे दे रहे हैं, लाइक H2O2 हो या परऑक्साइड आयन हो, गोज टू O2, प्लस इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो आप बैलेंस करके निकाल लीजिए। ठीक है, इसमें जाएगा और इट विल गो इनटू व्हाट? ऑक्सीजन। ऑक्सलेट आयन या ऑक्सैलिक एसिड हो, कुछ भी हो, किसी फॉर्म में भी हो, C2O4, इट गोज टू व्हाट? CO2 प्लस इलेक्ट्रॉन। नाइट्राइट गोज टू नाइट्रेट प्लस इलेक्ट्रॉन। सल्फाइड हो या H2S गैस हो, गोज टू एसिड प्लस इलेक्ट्रॉन। SO2 गैस हो या सल्फाइड आयन हो, इट गोज इनटू SO4 2- प्लस इलेक्ट्रॉन्स। थायोसल्फेट आयन हो, इट गोज टू सल्फेट आयन एंड इलेक्ट्रॉन। आर्सेनाइट आयन हो, गोज टू आर्सेनेट आयन। तो ये इसकी वेरियस रिएक्शन है जहाँ पे ये काम करता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। और एक और लिख देते हैं यहाँ पर ऊपर, लाइक फेरस हो तो फेरिक, तो फेरस सल्फेट हुआ तो भी इलेक्ट्रॉन, और नहीं हुआ तो मोहर सॉल्ट। कभी कभी एग्जाम में पूछे मोहर सॉल्ट गोज टू फेरिक आयन, क्योंकि मोहर सॉल्ट होता क्या है? फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट .6H2, तो इससे मतलब का सिर्फ फेरस आयन है। तो ये हैं वेरियस रिएक्शंस वेयर इट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। इनका कॉम्बिनेशन करें, बैलेंस करें, यू कैन गेट दी प्रोडक्ट। ठीक है, तो दिस इज प्रॉपर्टीज ऑफ K2Cr2O7। नाउ अब देख लेते हैं, नेक्स्ट देखते हैं KMnO4, इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। तो प्रिपरेशन करने के लिए KMnO4 के लिए हम लोग लेते हैं पायरोलुसाइटोल। इसका पहला काम करेंगे ग्रेविटी सेपरेशन,
ठीक है, वी गोस फॉरवर्ड, बोलो ग्रेविटी सेपरेशन, लेविगेशन जिसको बोल देते हैं। ठीक है, तो ये ग्रेविटी सेपरेशन करने के बाद इसको डालेंगे इसमें KOH प्लस ऑक्सीजन, तो इट विल कन्वर्ट इनटू K2MnO4 प्लस H2O उड़ जाता है, दिस इज ग्रीन सोल्यूशन, O2 गैस, एंड दिस इज pyrolusite ore is black or dark brown solid insoluble in water, black or dark brown solid insoluble in water. The green solution, this is potassium manganate. अब इस पोटेशियम मैंगनेट को अपने को कन्वर्ट करना है KMnO4 में, और इसके लिए करते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन भी दो तरीके के, क्योंकि हमें मालूम +6 है, +6 से जाना कहाँ अपने को है +7, +6 स्टेट से जाना कहाँ है +7, ऑक्सीडेशन करेंगे। सो दो ऑक्सीडेशन करते हैं हम लोग, वन इज कॉल्ड एज केमिकल ऑक्सीडेशन and other is called as electrical oxidation, और यही है अपना इंडस्ट्रियल प्रोसेस। केमिकल ऑक्सीडेशन जनरली ओजोन से कर देते हैं, अब यहाँ तो केमिकल रिक्वायर्ड, इलेक्ट्रिकल ऑक्सीडेशन में कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है जो आसानी से अवेलेबल हो जाती है। तो इलेक्ट्रिकल ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं, कंटेनर लिया जिसमें लिया K2MnO4 एक्वस, स्टील के इलेक्ट्रोड्स डाले, ये ध्यान रखिएगा, और इलेक्ट्रोलाइज करेंगे। तो व्हाट इज यहाँ पे क्या रिएक्शन आएगी, क्योंकि मालूम है एक्वस सॉल्यूशन है, तो कौन डिस्चार्ज करेगा, H+ विल डिस्चार्ज टू गिव हाफ H2 गैस, और एनोड, दिस इज रिएक्शन एट अकरिंग एट, बोलो कैथोड। एनोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या आएगा कि MnO4 2- जो यहाँ से बनेगा goes to what, MnO4- प्लस इलेक्ट्रॉन, इसलिए सोल्यूशन पहले ग्रीन होगा और बाद में थोड़ा पिंक होगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू पर्पल। और इसी सोल्यूशन का सब कुछ जब हो जाए तो कर लें क्रिस्टलाइजेशन, तो विल गेट क्रिस्टल्स ऑफ KMnO4 सॉलिड। तो ये अपना प्रिपरेशन है। प्रॉपर्टीज में ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टीज में देखिएगा, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर अपने पास दो हैं, लाइक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर O2- ऐसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, लाइक O2- ऐसे, इस तरह से नेट चार्ज माइनस, ऑक्सीडेशन नंबर +7 और एक K+, ये है इसका स्ट्रक्चर। एंड वन मोर स्ट्रक्चर जो हमने आपको बताया, इट इज Mn ये, और इसका रेजोनेंस कराएंगे तो ये रेजोनेंस में ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल, ये, और इसमें बोलेंगे D3s हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। कुछ प्रॉपर्टी यहाँ से एक्सप्लेन करेंगे, कुछ इधर से एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड, कलर इज ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर फिनोमेना के कारण इसका कलर है।
और लिखेंगे कैसे चार्ज ट्रांसफर फिनोमेना यहाँ, Mn7 plus O2 minus goes to Mn6 plus O minus. Charge transfer from ligand to metal is excitation, and charge transfer from metal to ligand is de-excitation. इस तरीके से। तीसरी प्रॉपर्टी है जैसा हमने बताया था, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो KMnO4 सॉलिड को हीट करेंगे, वी गेट K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2। ये ग्रीन सॉलिड है, ये ब्लैक सॉलिड है, और O2 गैस ये पर्पल कलर का सॉलिड है, डार्क पर्पल लाइक दिस। फिर KMnO4 को ट्रीटमेंट करें कंसंट्रेटेड H2SO4 से, तो इट गिव्स KHSO4 प्लस क्या मिलेगा, HMnO4, दैट इज कॉल्ड एज मैंगेनिक एसिड। पर मैंगेनिक एसिड और इसी का डिहाइड्रेशन होगा तो इट विल बनाएगा, इट विल फॉर्म Mn2O7। दिस इज एक्सप्लोसिव ऑयल, explosive oil. So it is not advisable to add concentrated H2SO4 in the solid crystals of KMnO4. और फिफ्थ प्रॉपर्टी जो कॉमन है, MnO4 minus ion act as oxidizing agent in acidic, neutral and basic medium. एसिडिक मीडियम में बनाएगा Mn2 प्लस और प्लस 7 से प्लस 2, गेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रल मीडियम और वीकली बेसिक में MnO2 स्टेट प्लस 4, गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन, एंड इट फॉर्म्स MnO4 2 माइनस इन स्ट्रांगली बेसिक मीडियम प्लस 6 1 इलेक्ट्रॉन, डिपेंडिंग अपॉन मीडियम। और लिस्ट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट फिर सेम, लिस्ट ऑफ सेम रिड्यूसिंग एजेंट जो हमने आपको पहले लिखाई थी। क्या लिखाई थी, ये H2O2 गोज टू O2, सल्फाइड आयन और H2S गोज टू S8, ऑक्सलेट गोज टू CO2। और क्या लिखाया था हमने आपको, नाइट्राइट गोज टू नाइट्रेट, आर्सेनाइट goes to arsenate, ठीक है। एंड अदर जो लिखाया था, फेरस goes to फेरिक। तो जो लिखाया था सब सेम रिएक्शंस इसकी हैं अलग अलग मीडियम में, इसी तरीके से। तो दिस इज ऑल अबाउट डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, दिस वी कंक्लूड आवर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं अभी आपको एक नंबर दे रहा हूं, उस पर आज ही कॉल करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाएं और आप उससे लाभान्वित हों। नंबर लिख लीजिए 1800 2121 799।